तो टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स, हमने फिज़िक्स एंड की थी अपनी कल लास्ट डेरिवेशन पे, जो आपका केस 3 था। इसमें दोनों बॉडीज़ हैंग करी थी वर्टिकली, सही है। लेकिन ये वाली मैंने कराई नहीं थी क्योंकि ये है एग्जांपल, ये डेरिवेशन नहीं है प्रॉपर डेरिवेशन थी आपका केस 2, जिसमें एक बॉडी वर्टिकल थी, एक हॉरिजॉन्टल थी, और दोनों वर्टिकल वाली बॉडीज़ आपके पास ये वाली डेरिवेशन थी, सही है। दो डेरिवेशन है, ये एग्जांपल है, करनी है कर लो, समझने के लिए करनी है तो कर लो, लेकिन ये वाली नहीं आएगी क्योंकि आप ये पहला केस है ही ये वाला, फिर दूसरा केस है आपके पास वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला। हम पढ़ रहे हैं आज मोमेंटम, सही है, कि मोमेंटम क्या होता है, सही है। एक बहुत ही ये कह लो ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी इन फिज़िक्स। पढ़ते हैं फिर। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप अ लोडेड कार्ड व्हेन then the unload cart moving with the same velocity. Similarly, we require a large force to accelerate a stationary loaded cart with a stationary unloaded cart with the same velocity. अच्छा, कॉन्सेप्ट हम ये समझा रहे हैं, यहाँ पे लॉजिक हम लोग ये दे रहे हैं कि यहाँ पे लॉजिक ये बताई जा रही है, हमें बोलते हैं कि भाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप अ लोडेड कार्ट। एक अगर कार्ट है, समझ लो, एक हम बोलते हैं, मिसाल देते हैं, हम ठेला बोल लेते हैं, कार्ट नहीं बोलते, हम उर्दू की बात करते हैं, हम ठेला बोल लेते हैं। एक ठेला है, एक ठेला लोडेड है, सही, किसी भी चीज़ से कोई भी सामान पड़ा उसको लोडेड है, फुल लोडेड है, और एक ठेला लोडेड नहीं है, सही है। किसने क्या बोला है? अब उसको, अब जो उसमें से लोडेड है, आपको अब दोनों एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहे हैं, सही है, और आपको दोनों को रोकना है। तो आप कौन सा पहले रोक पाओगे और कौन सा आसानी से रोक पाओगे? जो अनलोडेड है। जो लोडेड है वो देर में रुकेगा, उसके लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, सही है। ये कॉन्सेप्ट है ना आपका, कि जो चीज़ में वेट ज़्यादा, जिस चीज़ में जो ठेला था लोडेड, मतलब उसमें वेट ज़्यादा था, उसमें मास ज़्यादा था, तो आपको उसको रोकने में टाइम लगा, डबल वेलोसिटी लगानी पड़ी। हालांकि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे थे, सेम स्पीड से जा रहे थे, लेकिन एक था लोडेड, एक था अनलोडेड। तो जो लोडेड था, आपको उस पर डबल फोर्स लगानी पड़ेगी, वो थोड़ा सा देर से रुकेगा, और जो अनलोडेड था वो यारी बात है जल्दी रुक जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। सिमिलरली इसने आपको एक और दी थी कि वी रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सेलरेशन, large number of force to accelerate a loaded cart than a stationary unloaded cart. अब यही बात समझ लो कि यही जो बात है, इसी के रेफरेंस से हम एक और बात समझते हैं कि अगर एक कार्ट है ये, तो और वो लोडेड है, तो अगर अब वो स्टेशनरी है, रेस्ट कंडीशन में है, कुछ नहीं चल रही, समझ लो एक ठेला खड़ा हुआ है, ये आपको चलाना है उसको, तो आपको डबल फोर्स एक्सीलरेट करने के लिए डबल आपको फोर्स चाहिए होगी। उसको एक्सीलरेट कैसे करोगे आप? उसको एक्सेलरेट आप तभी करोगे, आपको फोर्स चाहिए, फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी आपको। अब एक खाली ठेला पड़ा हुआ, आप उसको ईजिली एक्सेलरेट करके ले जाओगे, लेकिन एक अगर लोडेड पड़ा हुआ ठेला, उसमें वज़न है, वेट है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा लगानी पड़ेगी एक्सेलरेशन, फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तभी वो मूव करेगा। जैसे रोकने में डबल फोर्स लगानी पड़ेगी, वैसे चलाने में भी डबल फोर्स लगानी पड़ेगी रेस्ट से, ये कहना चाह रहे हैं वो। तो इससे हम बात क्या करना चाह रहे हैं, हमने लॉजिक तो क्लियर कर दिया। हम बोलेंगे द हैवियर बॉडी इज सेड टू पोजेस द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि जो बॉडी हैवी है, जो भारी है, वो सेड टू पोजेस ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मोशन, मतलब उस बॉडी का मोशन ज़्यादा रहेगा हमेशा, अगर वो चल रही है ना वो बॉडी। मतलब जो एक ठेला था, जो जिसमें था वज़न, तो आपने वो देर से रोका, तो उसमें जो मोशन था वो था ज़्यादा खाली वाले ठेले से। इस वजह से हम बोलते हैं कि पोजेसेस द ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ मोशन देन द बॉडी हैविंग लेसर मास, सही है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट मोमेंटम का। मोमेंटम हम कहना किसको चाह रहे हैं? रेट ऑफ चेंज को। सिमिलरली, इफ वी वांट टू स्टॉप टू आइडेंटिकल बॉल्स मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, वी हैव टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स टू बॉल मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी। अब उसने बात कि हम अगर दो आइडेंटिकल बॉल्स ले लें, दो बॉल्स हमारे पास आइडेंटिकल, मतलब सेम बॉल्स हैं, देखने में सेम है, एक जैसी हैं, विद अ डिफरेंट वेलोसिटी। उनकी वेलोसिटी चेंज है, जैसे उसका मास वगैरह हर चीज़ एक्यूरेट है, उसकी सिर्फ वेलोसिटी चेंज है, मतलब जिस स्पीड से चल रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड चेंज है उसकी। तो वी हैव टू अप्लाई ग्रेटर फोर्स टू द बॉल हैविंग मूविंग विद अ ग्रेटर वेलोसिटी। अब जो बॉडी ज़्यादा वेलोसिटी से चल रही है, उसको आप रोकने के लिए आपको ज़्यादा वेलोसिटी लगानी पड़ेगी, साफ कॉमन सी बात है। देन द बॉल मूविंग विद अ लेसर वेलोसिटी। अब जो हल्की वेलोसिटी से चल रही है, जो स्लो चल रही है, आप उस पर हल्की वेलोसिटी लाओगे तो वो रुक जाएगी। It means that the ball moving with a greater velocity possesses more quantity of motion. अब इससे एक और बात साबित हुई कि जिस बॉडी में थी ज़्यादा वेलोसिटी थी, possesses more quantity of motion। अभी पिछले वाली बात ही कर रहे हैं हम लोग, हम वहाँ बात कर रहे थे मास की, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रिलेशन टू वेलोसिटी।
अगर किसी चीज़ में वेलोसिटी भी ज़्यादा है तो उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन उसका भी ज़्यादा होगा, सही है। देन द बॉडी हैविंग लेसर वेलोसिटी, अब बॉडी जिस बॉडी में कम होगी वेलोसिटी उसके अंदर मोशन भी कम होगा। कॉमन सी बात पढ़ रहे हैं बिल्कुल हम। From the above observation, we can conclude that the quantity of motion contained in a body depends upon mass of a body as well as velocity. अब ये जो हम सारी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि वी कैन कंक्लूड दैट द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, जो जितना मोशन है किसी भी बॉडी में, सही है, डिपेंड करता है मास पे एज वेल एज द वेलोसिटी। मास हमने यहाँ पढ़ लिया था, वेलोसिटी हमने यहाँ पढ़ ली थी, तो दोनों पे मैटर करता है उसका क्या, क्वांटिटी ऑफ मोशन, सही है। दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंटम। अब ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी बॉडी के अंदर है ना, ये डिपेंड मास पे भी जो मास पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे भी, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इस क्वांटिटी ऑफ मोशन को बोलते हैं क्या, मोमेंटम, विच इज़ डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑब्टेन्ड इन अ बॉडी। अगर आपको कोई पूछे मोमेंटम क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? तो आप उसको बोलोगे टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी बॉडी में जो टोटल मोशन है हम उसको बोलते हैं मोमेंटम। मैथमेटिकली मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है प्रोडक्ट की। पहले तो अगर मैथमेटिकली हम मोमेंटम की डेफिनेशन या मोमेंटम का फॉर्मूला निकालें, हम क्या बोलते हैं कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने आपको मैथ्स में बताया था, कहीं भी लिखा आया है प्रोडक्ट, मैथमेटिकली लिखा जाए प्रोडक्ट या सम लिखा जाए, इसकी जगह लिखा होता है सम, हम बोलते हैं एडिशन। इस यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, दोनों के बीच की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना आपके पास, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, सही है। जो प्रोडक्ट आएगी ना उस तरह निकालते हैं मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल इफ़ m इज़ द मास ऑफ बॉडी, अगर m मास है बॉडी का, मूविंग विद वेलोसिटी v, और उसकी वेलोसिटी v है, देन इट्स मोमेंटम p। मोमेंटम को आप डिनोट करते हो p से, गिवन बाय p इज इक्वल्स टू mv। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आपके पास क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। अब मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बात भी सही है कि मोमेंटम की वेक्टर क्वांटिटी है। उसकी वजह ये है कि जब भी आप किसी बॉडी में मोशन होता है, सही है, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होती है, बेशक होती है। तो डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, बेशक। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की, ये फॉर्मूला भी, ये वाली बात भी कि वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, और ये एसआई यूनिट भी। यूनिट आप नहीं लिखोगे न्यूमेरिकल में, आपने समझ लो आपने निकाला, मोमेंटम निकाला किसी भी चीज़ का, लेकिन अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे आपके मार्क्स कटेंगे। यूनिट बहुत ज़रूरी होता है न्यूमेरिकल के अंदर। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। और एन एस इसको हम इससे ही मेजर करते हैं, न्यूटन सेकंड से ही मेजर करते हैं और इससे ही मेजर करते हैं, लेकिन हम मोस्टली यहाँ पे इससे मेजर करेंगे। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, न्यूटन सेकंड, ज़्यादा यूनिट यही इस्तेमाल होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सही है। ये आपका हो गया बेसिक बात हो गई कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम के बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सॉर्ट ऑफ अ डेरिवेशन है, लेकिन जिसमें ज़्यादा हमने कॉन्सेप्ट समझना है, हमें कुछ सॉल्व नहीं करना। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेट अस डिफाइन एन आइसोलेटेड सिस्टम, सही है। मोमेंटम पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। When a number of bodies are such that they can exert force upon one another, but no external agency exerts the force on them, they are said to be constitute an isolated system. अच्छा, अब यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल होगी। मैं आपको इजीएस्ट वे में समझाता हूँ कि अगर दो बॉडीज़ हैं, जैसे एक बॉडी ये रही, एक बॉडी ये रही, सही है। इसने क्या बोला, सच दैट दे कैन एक्सर्ट फोर्स अपॉन वन अनदर। अब दोनों दूसरे पे फोर्स लगा सकती हैं, सही है, लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों बॉडी पे एक्ट नहीं कर रही। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, एयर, सही है, एयर कह लो आप, फ्रिक्शन कह लो आप, कुछ भी कह लो, मास कह लो, बाहर की मास उसका अपना होगा बॉडी का, सॉरी, एयर, फ्रिक्शन, सही, वाइब्रेशन, कोई भी एटमॉस्फेयर के बाहर की कोई भी चीज़ इस पर एक्ट नहीं कर रही है। दोनों बॉडीज एक दूसरे पे तो कर सकती हैं एक्ट, लेकिन बाहर की कोई भी चीज़ इस पर एक्ट नहीं कर रही। तो हम ये बोलेंगे दोनों बॉडीज़ जो हैं वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसके अंदर
कोई भी बाहर की चीज़, बाहर का कोई भी लॉ जो है इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता, मतलब बाहर की कोई भी फोर्स डिस्टर्ब नहीं कर रही होती। कहने का मतलब ये है कि दो बॉडीज़ को मैं रख दूँ एक ऐसी जगह पे जो चारों तरफ से बंद कर दी मैंने, और उसमें मैं ग्रेविटी, एयर, हर चीज़ मैंने उसमें से ख़त्म कर दी, बिल्कुल ही ख़त्म कर दी, उसमें से कोई भी मीडियम ख़त्म कर दिया उसमें से मैंने, तो ये बॉडी कहलाएंगी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर होंगी कि अपने आप पे डिपेंडेंट है। जो भी फोर्स लग रही है उसमें 0.001 भी कुछ बाहर की फोर्स नहीं है, तो हम बोलते हैं कि बॉडी आप आर इन परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब लॉ यहाँ पे ये है कि अगर मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा एक ही रहता है, ना बढ़ता है ना कम होता है। अगर दो बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम में हैं और हम बोलते हैं दोनों का मोमेंटम क्या है, तो वो एक लॉ है कि हम बोलते हैं कि रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व्ड। बॉडी का जो मोमेंटम है कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब ये नहीं है ज़ीरो रहता है। कांस्टेंट का मतलब एक ही फिगर है, एक नंबर है, बस उतना ही रहता है मोमेंटम, उससे ज़्यादा कम नहीं होता ना ज़्यादा बढ़ता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कंसिडर सिस्टम ऑफ टू नॉन रोटेटिंग कोलाइडिंग बॉल्स। सही है, यहाँ पे उसने बात की है कि यहाँ पे जो दो बॉल्स हैं नॉन रोटेटिंग, ये रोटेट नहीं हो रही और कोलाइड कर रही हैं, फिर भी टक्कर खा रही हैं, आपस में टक्कर खा रही हैं, लेकिन राउंड ही घूम नहीं रही हैं। हैविंग मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। अगर टक्कर खाई उन्होंने तो लॉ ऑफ मोमेंटम हमें कहता है द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल। अब इन दोनों बॉडी का जो मोमेंटम था टक्कर खाने से पहले और टक्कर खाने के बाद, टक्कर खाने से पहले वो इक्वल है। सही है, हम ये कहना इक्वल है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हुआ। बॉडी ने पूरा मूव किया लेकिन कुछ चेंज ही नहीं हुआ। Let the ball A and B be moving along the line joining their centers in the same direction with the velocity u1 and u1, u2 respectively। ऐसा आपको यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये बॉडी A हो गई, आपकी बॉडी B हो गई। अब उन्होंने बोला कि ये दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रही हैं, यहाँ पे ये u1 एंड u2 से, तो आफ्टर कोलाइड करने से पहले ये वेलोसिटी थी u1 u2, कोलाइड करने के बाद आपकी वेलोसिटी लिखी हुई है v1 एंड v2। इनकी वेलोसिटी आपको दे दी उसने, यहाँ पे आपको वेलोसिटी दे दी उसने, क्या बोला, सच दैट u1 इज़ ग्रेटर देन u2। सही है, अब देखो बात उसकी ये है कि u1 ग्रेटर u2 से इसलिए है क्योंकि दोनों इस डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रही है ना। अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा कम बराबर ही होगी तो दोनों कभी टकराएंगी नहीं, तो मतलब इस वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है ना इससे, तो तभी ये वाली इससे टकरा गई। सही है, ये कहना चाह रहे हैं। तभी उन्होंने बोला हमें क्या, u1 इज़ ग्रेटर देन u2, सपोज बॉडी A एंड B एक्वायर वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली आफ्टर कोलिजन। इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई किस पे, टकराने के बाद, कोलिजन के बाद हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, v1 एंड v2 हो गई दोनों की चेंज होने के बाद रिस्पेक्टिवली। अब मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, और u1 वेलोसिटी। सही है, हमने ये कैसे कंसीडर किया, मोमेंटम का आपके पास फॉर्मूला याद है आपको, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास क्या था m1, वेलोसिटी क्या थी u1, मास इंटू वेलोसिटी प्लस हो गया m2 u2, सेकेंड बॉडी का मास, उसकी वेलोसिटी ये रही। एंड मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन करने के बाद क्या हुआ, ये वाला u था ये v में बदल गया, v1 v2। सही है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ के मुताबिक टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बॉडी ऑफ आफ्टर कोलिजन, सेम है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों सेम है। यहाँ पे ये मास है, यहाँ पे ये भी मास है, ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, यहाँ पे ये मास है, ये भी मास है, ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। तो हमने लॉ कर दिया प्रूफ। सही है, अब ये लॉ कई जगह अप्लाई होगा आगे जाके मोमेंटम के जब न्यूमेरिकल्स आएंगे। सही है, जहाँ अप्लाई होगा मैं बता दूंगा, लेकिन अभी आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये मोमेंटम का है कि हम इसको कहते हैं मोमेंटम। यहाँ मैं आपको इसके नीचे दी हुई एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोमेंटम। एप्लीकेशन कहते हैं किसी भी चीज़ की एग्जाम्पल को समझने को। सही है, आपको एग्जांपल दी है, बहुत इजी एग्जांपल दी है, बुलेट फायर फ्रॉम द AT पिस्टल। अब ये आपको मैं समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि चलो मैं अगले लेक्चर में आपको कंटिन्यू करा दूंगा। ये इसमें आपको हिंट दे दूंगा मैं हो क्या रहा है एग्जांपल के अंदर। आइए, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मोमेंटम।
उसके बाद हम पढ़ेंगे, कल से हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बाद हमने पढ़ना है, फ्रिक्शन का काफ़ी लंबा टॉपिक आ गया थोड़ा सा, सही है। तो और फ्रिक्शन के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा सरफेस के बारे में पढ़ेंगे बाद हम एडवांटेज डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे थोड़े से। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधा न्यूमेरिकल्स पे, इनर्शिया पढ़ेंगे। सही है, हो गया। चलो दैट्स इट फॉर टुडेज फिजिक्स क्लास। आई विल कैच यू ऑफ इन द नेक्स्ट वन। और काइंडली ये लेक्चर ले लेना क्लास में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये डेफिनेशंस नहीं बताऊंगी, आपको किसी काम की नहीं है फिर आगे न्यूमेरिकल्स में आपके किसी काम के लिए आप कर ही नहीं पाओगे अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता होंगी, फार्मूलाज, कंडीशंस, डेरिवेशंस। सही है। थैंक यू दो, हैव अ गुड डे।